इस समय हिंदी मीडिया संभवतः हिंदी के इतिहास में सबसे नीच, अधम, घृणास्पद, बेखबर मीडिया हो गया है। तो सबसे ज्यादा गोदी मीडिया तो हिंदी मीडिया है। आ, आपको ये कब समझ में आया कि आगे का जीवन एक रचनाकार के तौर पर, साहित्यकार के तौर पर ही जीना है? और जब ये आपको समझ में आया तो आपका जो इश्क था वो कविता विधा से ही क्यों हुआ? आप अपने करीब कविता को ही क्यों पा रहे थे? दूसरी, इस सवाल को बढ़ाते हुए, कि इस काव्य देवी से, कविता देवी से आपका अपना चाहना क्या था? आप क्या, आपकी अपेक्षा क्या थी? ये एक धारणा बहुत पहले, मैं जब बहुत छोटा था, जिस समय लोग डॉक्टर और इंजीनियर इत्यादि होने की का सपना देखते थे, अध्यापक होने का सपना देखते थे, उस समय मैंने ये सोच लिया था कि मुझे कवि होना चाहिए। अब इसका कोई कारण तो विशेष नहीं था, और कोई बड़े आदर्श कवि भी आसपास ऐसे नहीं थे जिनके अनुसरण में, बल्कि मैं तो विज्ञान का छात्र था। और कम से कम उस स्तर तक आते आते मुझे ये तय करना था कि मुझे क्या करना होगा। और मैंने विज्ञान में विश्वविद्यालय में टॉप करने के बाद उसको छोड़कर बीए किया, जिसमें संस्कृत और इतिहास और अंग्रेजी साहित्य पढ़ा। तो ये मेरे मन में स्पष्ट था कि मुझे कवि होना है। लेकिन ये भी स्पष्ट था कि कवि होने के लिए इस समाज में अलग से जीविका उपार्जन करना होगा। आप कवि के रूप में अपना जीवन नहीं चला सकते। तो फिर उस समय ये सवाल था कि क्या करें। तो हमारे एक अध्यापक थे, लक्ष्मीधर आचार्य, मैं उनको आज बहुत ही कृतज्ञता पूर्वक याद करता हूँ। तो उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा कि माय डियर बॉय, यू कम फ्रॉम ए फैमिली ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स, गेट इनटू द आईएएस बट डाई एज द पोएट। तो ये दिमाग में मेरे घुस गया कि मुझे आईएएस में आना है ताकि मैं अपने कवि होने को बचाए रख सकूं। तो एक तरह से इसमें मैं आ गया और 35 साल उसमें रहा। अपेक्षा क्या थी ये तो मैं नहीं जानता। शायद आरंभ में थोड़ा बहुत यश मिल जाए तो अच्छा ही लगता था। मतलब मैं अपने छात्र होने को छुपाता था, क्योंकि मैं थोड़ा अकाल परिपक्व सा था। तो अपनी उम्र छुपाता था कि कहीं संपादक को या किसी को ये ना पता चल जाए कि मैं 16 साल का हूँ या 17 साल का। 16-17 साल की उम्र तक में मेरी कविताएं हिंदी की सभी प्रमुख पत्रिकाओं में छपने लगी। खराब कविताएं थी और बात है, लेकिन बहरहाल थी। तो अपेक्षा तो कुछ नहीं, अंततः अपेक्षा ये बनी कि सबसे ज्यादा मनुष्य मैं कविता में ही होता। बहुत सारा जो मैं चाहता था वो होता भी गया। हालांकि मेरी विफलता की गाथा भी बहुत लंबी है सफलता की कहानी के मुकाबले। Early on, when you started as a poet, I'm sure Yes. you must be interacting with the scholars from university or even Hindi literature scholars from university, social science scholars from university. Did you at any point of time feel that in India there is a deep divide between university scholarship and poetic scholarship, which does not belong to university? My initial patrons, if you call them, were people from social sciences. You know, we were pitched in Saga University, where I was a student in my BA, pitched against orthodoxy of the uh, great literary critic Nandulare Vajpayee, who at that time appeared to us to be anti Nai Kavita, which we were trying to attempt in a small central Indian town called Sagar. So our initial support came from philosophy, that Dr. Dayakrishna, and from anthropology, Dr. Shyamachandran Dubey. Yes, yes. And it was clear to us that what was happening in new literature in Hindi was trying to go beyond the established literary convention to reach out to areas which were beyond literature
or thought to be beyond literature at that point of time. So there was a bit of a, but we were acutely aware that social sciences and these other disciplines like philosophy, etc., could contribute, could strengthen and enrich the poetic impulse. The poetic impulse need not be merely an emotional impulse, that at some point it has to become an intellectual intervention. So I tried in my own modest, small way to make the intellectual and the poetic merge. And if it could not merge, I took to writing criticism. So I also became some kind of a critic. In that, I recall in 1970, which is a good 50 years ago now, when my first book of criticism came out, फिलहाल, तो उसकी भूमिका में मैंने ये कहा था कि इस समय साहित्य उन शक्तियों में से नहीं रह गया है जो मानवीय स्थिति को प्रभावित कर सकते, पर साहित्य लिखा ऐसे ही जाता है मानो कि वह मानवीय स्थिति को प्रभावित कर सकता है। आपको क्या कारण लगता है कि साहित्य में काम करने वाले लोगों की पहचान पब्लिक इंटेलेक्चुअल के तौर पर नहीं बन पाती है या कम बन पाती है? मैं इस बात को पहले भी कहता रहा हूं कि चाहे किसी भी विचारधारा के क्यों न हो, ज्यादातर लेखक, कम से कम हिंदी लेखक, साहित्यवादी ही है। यानी वो साहित्य में ही अपने को महदूद रखते हैं, चाहे विचारधारा का सहारा लेते हों अपना औचित्य निरूपण करने के लिए, और चाहे बहुत समाज समाज चिल्लाते हों, जब मौका आता है तब वहां नहीं होते जहां उन्हें होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ऐसा नहीं है कि हम लोगों के बाद कुछ और सार्वजनिक बुद्धिजीवी नहीं हुए हैं। मसलन पुरुषोत्तम अग्रवाल एक हैं, अपूर्वानंद हैं, ये लोग युवतर हैं हमसे, लेकिन इन्होंने भी सार्वजनिक बुद्धिजीवी की भूमिका निभाई है। और कई ऐसे लोग हैं जो हिंदी अंचल में उनकी सार्वजनिक टिप्पणियों के कारण ही पहचाने, जैसे ग्वालियर के रमाशंकर सिंह और पटना के प्रेम कुमार मणि, ये लोग भी ऐसे हैं। और एक नाम मुझे और सूझता है जो गांधीवादी हैं, कुमार प्रशांत, जो तो पत्रकार हैं, और मेरे मित्र ओम थानवी, जो आप पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, लेकिन बहुत सारे सार्वजनिक मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त करते रहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इतने कम सार्वजनिक बुद्धिजीवी हैं। फिर भी हिंदी झगड़े की भाषा बनती जा रही है। लोग इसमें झगड़ते हैं, इसमें एक दूसरे को गाली देते हैं सार्वजनिक रूप से। मुझे लगता है कि इस समय सार्वजनिक बुद्धिजीवी का एक काम हिंदी भाषा को बचाने का है, उसकी मानवीयता में, उसकी बहुलता में, उसकी ऊष्मा में, उसकी जो एक बहुलता परक दृष्टि रही है, उसको बचाने। सर, आप अपने रचनाकार को सामने लाने के साथ ही अपेक्षाकृत युवावस्था में ही आपने पहचान सीरीज शुरू किया था और अपने दौर के लोगों को सामने लाने का आपने काम किया। इसकी पृष्ठभूमि क्या थी पहचान सीरीज की? मुझे जो नायक छवियां मिली थी वो दो थी, अज्ञेय और मुक्तिबोध। बल्कि विश्वविद्यालय में बीए का छात्र रहते हुए मैंने अज्ञेय जी को आमंत्रित किया था विश्वविद्यालय छात्र संघ का उद्घाटन करने, जब उनकी उम्र कुल 47 बरस की थी, और मुक्तिबोध को आमंत्रित किया था नई कविता के आत्मसंघर्ष पर बोलने के लिए। ये दो नायक छवियां थी। मुक्तिबोध बहुत बड़े कवि हुए, बहुत बड़े आलोचक हुए, लेकिन उन्होंने वो नहीं किया जो अज्ञेय ने किया था, कि अपने समय के दूसरे कवियों को सामने लाने का प्रयत्न। तो मेरे मन में ये एक कहीं था कि मेरा काम सिर्फ कविता लिखना भर नहीं होगा,
मुझे कविता के लिए इस समाज और समय में जगह बनाना और बढ़ाना, इसका भी प्रयत्न करना होगा। अब हुआ ये कि जब मेरी उम्र 25 बरस की थी, तो भारतीय ज्ञानपीठ ने मेरा पहला कविता संग्रह शहर अब भी संभावना है 1966 में प्रकाशित कर दिया। बल्कि उसकी सबसे पहली प्रति मैंने, मेरे विवाह के दिन आई वो दिल्ली, बनारस में छपती थी उस समय किताबें, हाँ। और पहली प्रति मैंने अपनी पत्नी को भेंट दी, तो शादी का उपहार था। वाह वाह। तो, तो देखिए कितना मतलब नीचट कवितावाद यहाँ है कि ब्याह में भी उपहार जो है वो कविता संग्रह ही है। बहरहाल अब उसके बाद हुआ ये कि चूंकि मैं आईएएस में आ गया था, तो मैं चला गया। अब मुझे ये चिंता सताना शुरू हुई दो तरह की। एक तो ये कि मैं इस प्रशासन में मैं जाना नहीं चाहता था। मैं अध्यापक था और मैंने अपने पिताजी को फोन किया कि मैंने कर तो दिया, क्योंकि ये मध्य वर्ग का स्वर्ण स्वप्न होता था। तब तक मुझे ये समझ में आ गया था कि ये मेरे बस का है नहीं, खामखा क्यों पढ़ाना, अच्छा है। लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा कि अच्छा थोड़े दिन के लिए जाओ, देखो, और अगर तुमको लगे कि ये तुम्हारे मन माफिक नहीं है, तो तुम्हारा एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, तो कोई स्कॉलरशिप लेके कहीं कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड वगैरह करना, और फिर कायदे के अध्यापक हो जाना। तो बहरहाल मैं गया, तो सबसे पहले महासमुंद नाम, अब वो जिला बन गया, उस समय वो तहसील। तो वहां मुझे मेरी एसडीएम की तरह नियुक्त। तो मैंने वहां छत्तीसगढ़ के युवा लेखकों को एकत्र करके एक, उसमें 100 से अधिक लेखक आए। हाँ और उसमें जब वो 2 दिन का समारोह समाप्त हो गया, समारोह समाप्त होने के बाद विनोद कुमार शुक्ल आए, हाँ। क्योंकि वो आना तो चाहते थे लेकिन समारोह से घबराते थे, तो इसलिए वो समारोह के बाद आए। तो कुछ मतलब इस तरह की खटपट मैंने उस समय शुरू कर दी। फिर जब मैं कलेक्टर होके सीधी नाम के जिले में आ गया, तो तब मुझे लगा कि दो बातें लगी। एक तो ये कि मुझे पत्रिका निकालना, मतलब मेरे स्वभाव में रहा, मैंने बहुत पत्रिकाएं निकाली, आप जानते हैं, सागर से हम संवेद निकाल चुके थे। तो पत्रिका निकालने का मुझे था कि इस बहाने मैं साहित्य संसार से जुड़ा रहूंगा। और दूसरा ये कि मेरा कविता संग्रह तो छप गया, लेकिन मेरे बहुत सारे समकालीन हैं जो अच्छे कवि हैं, उनका संग्रह तो छपने की कोई संभावना नजर नहीं आती। तो मैंने अपनी पत्रिका को ही ऐसे उसका रूपाकार विकसित कर दिया। 4 अंक उसके निकले 4 वर्षों में, वो मेरे पैसे से निकले, किसी सार्वजनिक संस्थान का कोई पैसा नहीं था। तो बहरहाल पहचान में 15 कवियों के, युवा कवियों के सबसे पहले कविता संग्रह छपे, जिनमें विनोद कुमार शुक्ल, विष्णु खरे, चंद्रकांत देवताले, जितेंद्र कुमार, ज्ञानेन्द्र पति, विष्णु नागर, आग्नेय, प्रभात त्रिपाठी, 15 कवि थे। तो आप देखें कि अज्ञे ने जो काम 4 सप्तक और दूसरा सप्तक के माध्यम से तीसरा सप्तक आते आते तक किया था, कुछ दूसरी तरह का काम ये कर रहे थे, ये पत्रिकाएं, मतलब ये पहचान ने किया। तो मुझे ये लगता रहा है कि हमारा काम सिर्फ कविता लिखना नहीं हो सकता, कविता के लिए जगह बनाना। और जो दूसरी आवाज है, इसमें बड़ी दिलचस्प बात यह है कि सौमित्र मोहन और चंद्रकांत देवताले अकविता आंदोलन से जुड़े, और मैं आलोचक के रूप में अकविता आंदोलन पर खड़गहस्त था, बहुत उसकी तीखी आलोचना कर रहा था। तो किसी ने मुझसे पूछा कि भाई तुम इतनी तो खिलाफत करते हो और इन्हीं के कविता संग्रह छाप रहे हो। तो मैंने कहा कि देखिए, आलोचक और संपादक के बीच अंतर होता है। आलोचक को अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार है, और एक आलोचक के रूप में मैं इस वृत्ति को अवांछनीय मानता हूं और उसकी व्याख्या करके
निंदा करता हूँ, लेकिन संपादक के रूप में जो भी महत्वपूर्ण है, भले मैं उससे सहमत ना हूं, उसको प्रकाश में लाना मेरा कर्तव्य है। और ये मैंने जिंदगी भर इसका पालन किया। कभी मैंने अपने से असहमत या जिनसे मैं असहमत उनको उनका योग्य देने में कोताही नहीं की। मुझे इस अगर कभी थोड़ा बहुत अपने पर अभिमान करने का कोई रियायत दे, तो मैं सिर्फ इतना अभिमान कर सकता हूं कि मैंने किसी को साहित्य में शत्रु नहीं माना, उनको भी नहीं माना जो वैसे मुझे जीवन भर शत्रु मानते रहे। ये उनका मामला था, मैं इसमें क्या कर सकता था, लेकिन मैंने उनको नहीं माना। सर, जब आप लोग सक्रिय थे अपनी युवा अवस्था में और आपने नाम भी लिया कि अज्ञेय और मुक्तिबोध का सानिध्य आपको प्राप्त था, उस समय हिंदी साहित्य में सबसे ज्यादा वैचारिक संघर्ष चल रहा था। शीत युद्ध का दौर था दुनिया में, और आप लगभग आपके लेखन में इसरार दिखना शुरू हो गया है कि साहित्य किसी विचार का उपनिवेश नहीं है, इसकी अपनी स्वायत्तता है। तो साहित्य का एक अपना समानांतर संसार है, बाकी वो किसी भी दर्शन का, किसी भी राजनीति सिद्धांत का वो अनुगामी बनने को तैयार नहीं है। तो उस शीत युद्ध को याद करते हुए और अज्ञेय और मुक्तिबोध दोनों के वैचारिक जुड़ाव को भी याद करते हुए, जहां उस दौर में आपने अपनी एक जगह बनाई विचार की, उसके बारे में कुछ भी। ये प्रगतिशीलता के भार का दूसरा दौर है। कहने को, या कम से कम अपनी मुद्राओं में, तो अधिक समावेशी और अधिक सहिष्णु होने का दावा कर रहा था, लेकिन वस्तुतः था नहीं। दूसरी बात, लेखकों के जो संगठन बने थे, अब तो वो बिखर के दो दो तीन तीन हो गए, लेकिन उन संगठनों में लेखकीय अधिकारों की कोई चर्चा नहीं होती। प्रकाशन की सुविधाएं, लेखक बीमार पड़े तो उनकी कुछ मदद, रॉयल्टी के सवाल जो ज्यादातर नहीं होते थे, वगैरह वगैरह। तो खैर ये सब चलते हुए मुझे ये लगा कि इस समय जबकि साहित्य को एक तरह के का वैचारिक उपकरण माना जा रहा, जो साहित्य की अपनी स्वायत्तता और उसकी स्वतंत्रता है, उसका प्रत्याख्यान है, तो मुझे इस पर कोई एक स्टैंड लेकर कोई एक वैकल्पिक जगह साहित्य की खोजनी चाहिए। और वो जगह जिसके बाद जिसकी लगातार दुर्व्याख्या होती है कि ये समाज विरोधी है, उसमें सीधा सीधा ये था कि जो मुझसे सहमत नहीं है वो समाज विरोधी, क्योंकि समाज को समझने की सारा ठेका तो मुझे ही जैविक रूप से मिला हुआ है, क्योंकि मैं विचारधारा का अनुयायी हूँ। बार बार कहता रहा हूँ कि धारा अधिक है, विचार बहुत कम है। तो बहरहाल, तो तब मैंने ये कहने की कोशिश की कि साहित्य का सबसे संवाद होगा, सबसे उसकी निस्बत है, सबको वो अपने पड़ोस में मानता है, लेकिन वो अपनी जगह है पर किसी को बेजा कब्जा नहीं करने या नहीं करने देना चाहिए। बल्कि जो लोग ये इस तरह की विचारधारा का समर्थन भी कर रहे थे, स्वयं उनकी रचना और विचारधारा में दूरी देखी जा सकती, और वो दूरी दुर्भाग्य से, सौभाग्य से विधेयात्मक थी, अच्छी दूरी थी। लेकिन उन सब ने ये तय किया कि उनको विचारधारात्मक ढांचे में ही देखा, सराहा जाए। विचारधारा में होने का लाभ ये था कि मान्यता का एक पूरा सर्किट मिल जाता था, तो इसलिए युवा लोगों को आकर्षण भी होता था। तो बार बार राजेंद्र यादव, नामवर सिंह और बहुत सारे लोगों ने उस पर जो हमले किए, वो ये कहकर कि मैं साहित्य की कोई समाज निरपेक्ष स्वायत्तता का पक्ष था। अब मैं आपको याद दिलाऊं कि 2002 में जब गुजरात में दंगे हुए,
और इतना बड़ा नरसंहार हुआ, तो यद्यपि मैं उस समय एक केंद्रीय विश्वविद्यालय का कुलपति था, मैं और महाश्वेता देवी और के सच्चिदानंदन और अपूर्वानंद बड़ौदा गए, अहमदाबाद गए, हम लोगों ने विरोध किया। मैंने यहाँ लेखकों, कलाकारों, संगीतकारों, रंगकर्मियों, चित्रकारों को एकत्र किया। हम राष्ट्रपति भवन गए, हमने ज्ञापन दिया तब की मोदी सरकार को गुजरात में भंग करने के लिए वगैरह। तो हम तो कलावादी थे, हम तो कवितावादी थे, हमारा तो विचार से कोई लेना देना नहीं था। फिर यकायक ये क्या हो गया? इसलिए हो गया कि उस समय जो परिस्थिति बनी, और तब तक सौभाग्य से मैं भारतीय प्रशासन सेवा से मुक्त हो चुका, तो मुझे कोई ये बंदिश नहीं थी। लगभग 20 वर्षों से मैं सांप्रदायिकता और असहिष्णुता सबके विरुद्ध सार्वजनिक रूप से लिखता रहा हूँ, करता रहा हूँ। हम में से कुछ लोगों ने, आपको याद होगा, साहित्य अकादमी और अन्य अकादमियों के पुरस्कार भी वापस किए, और कविता में भी ये किया। कविता में भी परिवर्तन आया, मेरी कविता में परिवर्तन आया, लेकिन वो परिवर्तन इस अर्थ में नहीं आया कि मैंने ये मानना शुरू कर दिया हो कि कविता की अपनी वैचारिक सत्ता नहीं होती या नहीं होना चाहिए। मैं अभी भी कविता की अपनी वैचारिक सत्ता पर कायम हूं। अभी भी मैं कविता की संवाद प्रियता का आग्रह करता हूं। अभी भी मैं मानता हूं कि ज्ञान के दूसरे जो क्षेत्र हैं, समाज विज्ञान, दर्शन, राजनीति इत्यादि इत्यादि, इन सब से कविता को कुछ ना कुछ मिल सकता है। ठीक उसी तरह से जैसे इन सब को भी कविता से कुछ मिल सकता है अगर ये कोशिश करें। बिल्कुल बिल्कुल। ज्यादातर ज्ञान की विधाओं में कविता की वैचारिक सत्ता को मानने में हिचक है। उनको लगता है कि विचार जो है वो समाज विज्ञान या धर्म या अध्यात्म या राजनीतिक शास्त्र, इन्हीं में होता है। दुर्भाग्यपूर्ण मेरे है। हिसाब से एक संवेदनात्मक विचार जिसको मुक्तिबोध ने ज्ञानात्मक संवेदन और संवेदनात्मक ज्ञान कहा था, उसको याद करें और फिर आप सोचें कि ये जुड़ता है मुक्तिबोध से भी और अज्ञे से। सर, नई कविता के दौर में अज्ञे, मुक्तिबोध और शमशेर ने भी अपनी रचना प्रक्रिया पर कई बार विचार किया है। आप लोग उस समय युवा कवि के तौर पर थे, पर अभी जो हिंदी कविता का शीर्ष है वो आप और आपके समय जो कवि आए वही वहां विराजमान है। तो कवि अशोक वाजपेयी अपनी रचना प्रक्रिया को किस रूप में देखते हैं? मैं दुर्भाग्य से उन कवियों में हूं जिन्होंने बहुत लिखा है। शायद कम लिखता तो बेहतर था। बहुत सारे हमारे मित्र हैं जिन्होंने कम लिखा। एक आध तो ऐसे हैं कि 2.5-3 कविता के बल पे ही कालजयी हो गए हैं। पर मैंने बहुत लिखा, तो इसलिए रचना प्रक्रिया जो है उसका जीवन प्रक्रिया से जो संबंध है वो तरह तरह से होता रहा है, यानी वो बदलता भी रहा है। उसका कोई एक केंद्रीय रूपक बनाना कठिन है। ऐसा ऐसा लगता है कि आप कुछ करने जा रहे हैं और करना आप शुरू करते हैं, कर कुछ और बैठ। इसका मैंने एक सिद्धांत ही बना रखा है जो प्राचीन परंपरा से भी है, अप्रत्याशित का रमणीय। यानी जो बिल्कुल ही अप्रत्याशित ढंग से होता है उसमें जो रमणीयता है, उसमें जो सुंदरता है, जो पहले से जाने हुए तक पहुंचने में तो कोई जोखिम भी नहीं है और कोई अचरज भी नहीं है। क्योंकि अगर आपको पहले से ही पता है, और ऐसे लोग जिनको पहले से ही पता है, कविता मेरे लिए एक तरह का भटकना है। भटकते हैं तो कोई कुछ और नहीं हो जाते, आप जो हैं सो बने रहते हैं, लेकिन जो बना बनाया रास्ता है उससे कुछ अलग करने की कोशिश करते रहे। मसलन मैंने संभवतः हिंदी में तो निश्चय ही, लेकिन शायद भारतीय भाषाओं में किसी और ने
कलाओं और कलाकारों पर इतनी कविताएं नहीं लिखी जितनी मैंने। तो ये जो दूसरी कलाएं हैं, शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, चित्रकला, ये इनकी जो प्रक्रिया है, इनकी जो बहुत सारे गुण हैं। मसलन मैं शास्त्रीय संगीत का बहुत बड़ा शैदाई हूँ। अगर कविता के बाद मुझे दूसरी दो ही रुचियां मेरी और प्रबल हैं, तो एक तो है शास्त्रीय संगीत और दूसरी चित्रकला। और उनमें भी जो अधिक अमूर्त है वो मुझे अधिक आकर्षित करता है। सार्वजनिक बुद्धिजीवी का लेबल चस्पा किए जाने के बावजूद मैं ये कह सकता हूं कि मैं लोकप्रिय को बहुत संदेह से देखता हूं। और ये संदेह मैंने बहुत शुरू से, जब मेरा मेरा ध्यान एक जमाने में, जैसा सबका होता है, हम भी लता मंगेशकर और कुंदन लाल सहगल के बहुत शैदाई थे और नकल करके गाते थे। जब मैंने पहली बार एक शास्त्रीय गायक को सुना तो मैंने कहा, ये 3.5 मिनट का गाना क्या होता है, ये 2.5 घंटे का गाना गाना है। तो तब से मेरा मन जो उचटा उससे, तो आज तक उचटा हुआ है। लेकिन शास्त्रीय संगीत को सुनते हुए मुझे इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया है। आवर्तन और छवियों की लड़ियां मेरी कविता में बहुत है। मुझे आता शास्त्रीय संगीत से। दोहराव, दोहराव जो आवर्तन के अर्थ में, यानी फिर से आप लौटकर उसी उस पर आते रहते हैं। तो ये सब तत्व हैं जो गए हैं उसमें। भाषा कितनी अमूर्त हो सकती है, भाषा की बड़ी भारी एक विडंबना है। भाषा अपने आप में अमूर्तन है। यानी अगर मनुष्य होने का सबसे परिभाषक तत्व है कोई, तो भाषा है। हमारा दूसरे प्राणियों से जो अंतर है वो यही है कि हमारे पास भाषा है। और ये जो अमूर्तन है, इसको हम जब कविता लिखते हैं तो वो तो सगुण होती, क्योंकि उसमें हम बिंबों का, रूपकों का, उनका सबका इस्तेमाल करते हैं। भाषा का जो बुनियादी अमूर्तन है उसको कविता में कैसे लाया जाए, इसकी मैं बार बार विफल कोशिश करता रहा। आज तक मुझे वो कभी सफलता नहीं मिली कि, यानी वो ऐसा ही है कि ऐसा निर्गुण क्या संभव है जिसमें भाषा की सगुणता का इस्तेमाल ना हो। कबीर निर्गुण के साधक हैं, लेकिन जब कविता लिखते हैं तो वो तो सगुणता है। उसमें तो बिंबों का इस्तेमाल करते हैं, घरेलू बहुत सारी छवियों का इस्तेमाल करते हैं। तो भाषा अपने आप में एक बड़ी भारी चुनौती है। और भाषा को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करने वाले हिंदी में बहुत कम लोग हो गए। हिंदी के लोग इससे वाकिफ भी हैं और मानते भी हैं कि कला के जितने माध्यम हैं, जितने अनुशासन है, आपकी उसमें विशेषज्ञता है और आवाजाही है बराबर। और आपने अपनी कविताओं के स्रोत के तौर पर भी उनको रेखांकित किया। अभी पिछले कुछ सालों में, और जहां आप अभी कह भी रहे थे कि कैसे अमूर्तन को साधने की कोशिश करते हैं आप, तो ये कविता का कवितापन क्या है, उसका आत्मिक स्वरूप अपना क्या है, और उसकी जो विकास यात्रा हुई जिसमें खबर देने को भी कविता कही गई कि कविता खबर है, खबर देती है और कविता खबरदार करती है। तो ये जो अभिधा की ओर कविता की यात्रा है, इसको आप विकास के तौर पर देखते हैं या क्षरण के तौर पर? हमारा समय तो ऐसा भी है जिसमें खबर मिलना तक कठिन हो गया है। यानी खबर जो मिल रही है और जो हकीकत है उसके बीच इतना फासला हो गया है जो शायद कम से कम मेरे अपने जीवनानुभव में इतना पहले कभी नहीं था, इतना आज है। हर खबर इस समय शक के घेरे में है। यानी खबरदार अगर हैं आप, तो आपको खबर पर शक करना पड़ेगा। तो ऐसे समय में अगर कविता ठीक ठाक खबर दे सके तो ये उसका एक अच्छा काम होगा, ऐसा कर सकना चाहिए। लेकिन खबर देना
और खबर लेना, खबरदार करना और खबरदार रहना, ये कविता का एक काम तो हो सकता है जो फौरी तौर पर जरूरी हो। जब समय ऐसा आ गया है, एक समय ऐसा आता है, कभी कभी कई देशों में, कई संस्कृतियों में आया है, जहां खबर भी पहुंचाने का काम कविता ने किया है। सोवियत संघ के जो भूमिस्थ कवि थे, वो एक दूसरे को कविता से खबर पहुंचाते थे। तो वो भी एक वक्त हो सकता है, और शायद हमारा वक्त ऐसा है। लेकिन अभिधा का आतंक असल में कवि प्रतिभा का क्षरण है। अगर सब कुछ अभिधा से ही संभव है, तो भाषा की जो अनेक शक्तियां हैं, व्यंजना की, और आप सब जानते हैं वो शक्तियां, उनका उपयोग जो न करे वो ससरा काहे का कवि। भाषा की सारी शक्तियों का उपयोग करने वाला ही कवि पद पा सकता है। अभिधा गद्य में अधिक जरूरी होती है। हालांकि अच्छा गद्य वही है जिसमें व्यंजना भी हो और जिसमें अंतर्ध्वनियां भी। आखिर जिस गद्य को हम बड़ा गद्य कहते हैं अपने समय का, चाहे वो हजारी प्रसाद द्विवेदी हो, अज्ञेय हो, फणीश्वरनाथ रेणु हो, निर्मल वर्मा हो, इनके गद्य में जो कृष्णमल देव वैद हो, कृष्णा सोप्ती हो, इनके गद्य में भी जो अंतर्ध्वनियां हैं, वो अभिधा का एक तरह से, अभिधा को हाशिए पर डाल, वो कहानी भर नहीं कह रहे, वो यानी कहानी कह के सिर्फ आप छुट्टी नहीं पालेंगे, कहानी कहते कहते आप भाषा की अंतर कथा भी कह रहे। जो सुन पाना और जिसको कह पाना दोनों कठिन है, लेकिन जो होना चाहिए, कविता में तो ये और भी जरूरी। बड़े कवि वो नहीं होते जो साफ साफ, एक समय होता है जब साफ साफ कहना जरूरी हो, लेकिन सारा समय ऐसा नहीं होता। देखिए, हम अपने जीवन में और विचार में और अनुभव में एक स्थायी गोधूलि में रहते, यानी उसमें अंधेरा भी होता है और उजाला भी होता है। निपट अंधेरा भी नहीं होता और निपट उजाला भी नहीं होता। हमारा जीवन तो अंधेरों उजालों के आपसी संवाद से, एक दूसरे में घुसपैठ से बनता बिगड़ता है। तो हम तो अभिशप्त हैं मानव होने के कारण एक स्थायी गोधूलि में रहने की, और इस स्थायी गोधूलि को का बखान करना, इसकी पड़ताल करना, इसकी खोजबीन करना, इसमें थोड़ी सेंध लगाना, ये सब काम साहित्य तो भाषा के माध्यम से ही करेगा। और भाषा अगर इकहरी हो जाए, जो कि हो गई है, तो वो इकहरापन भाषा का, उसकी जो, एक तो ये परंपरा से भी विपथ होना है, दूसरा सच्चाई से भी। मैं अभी थोड़े दिन पहले पढ़ रहा था ज़ौक़ की कविता, और उसका एक बड़ा चाक पर्दा है हकीकत का, यानी हकीकत का जो पर्दा है वो फटा हुआ है, उसको रफू करते, मतलब ऐसा कुछ है। तो ये जो हकीकत का चाक पर्दा है, ये ज़ौक़ के जमाने भी हकीकत का पर्दा चाक था, और हमारे जमाने में भी हकीकत का पर्दा चाक है। तो ये जो हकीकत के बारे में एक तरह का भ्रम है कि वो कभी भी उसका पर्दा हमेशा बढ़िया सिला हुआ रहेगा, ये कभी नहीं रहा।
तुलसीदास के जमाने की हकीकत और कबीर के जमाने की हकीकत और गालिब के जमाने की हकीकत और मैथिली शरण गुप्त और निराला की हकीकत, ये सब हकीकतें चाक पर्दे वाली हकीकतें ही रही। और जब आप एक कवि होने की कोशिश करते हैं तो इस उत्तराधिकार से, एक चाक पर्दापन से अपने को मुक्त या महफूज नहीं रख सकते जी। आपको उसे संबोधित करना होगा और जी। उसको संबोधित करने के लिए इकहरी भाषा काम नहीं आ सकती, अभिधा काम नहीं आ सकती। आज की अधिकांशतः कविता एक तरह का कविता भास है जो खबर देकर आपको थोड़ी देर के लिए डिलेट करता, मतलब थोड़ा गुदगुदाता है, अच्छे अर्थ में या बुरे अर्थ में, और फिर उसका समापन हो जाता है। कविता तो वो है जो टिकी रहे और आपको भी मनुष्य बने रहने पर टिकाए रखे, तब कविता ने अपना काम किया। जिसे आप भाषा कह रहे हैं, संभवतः वो एक बड़े वृहद स्तर पर वो संस्कृति है, और संस्कृति के इकहरेपन से जो समस्याएं होती हैं, वो आपने बिल्कुल सही कहा, उससे सच्चाई चाक होता है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि संस्कृति या उसकी भाषा, ये सब तो कभी भी पूरी तरह से शुद्ध भी नहीं रही है ना। ये तो एक रूट में रहा है, एक रास्ते से चलता रहा है, बहुत सारे उस पर प्रभाव पड़ते रहे हैं। शुद्धतावादी दृष्टिकोण जो है, शायद उस दृष्टिकोण में ही समस्या है। शुद्धतावादी दृष्टिकोण ही एक इकहरा अभिधात्मक दृष्टिकोण है। भाषाएं सौभाग्य से, मनुष्य के सौभाग्य से हमेशा अशुद्ध होती, और ये उसका सौभाग्य है कि वो अशुद्ध होती जी। शुद्ध भाषा में महान कविता संभव ही नहीं है। अगर हो सकता है, अब हमको इतना पता तो नहीं है कि वैदिक संस्कृत में जो महान वेद लिखे गए हैं वो भी धीरे धीरे पता चलेगा कि शायद वैदिक संस्कृत में भी कुछ न कुछ अशुद्धता प्रवेश कर गई होगी। जब किसी शुद्ध दुर्ग पर अशुद्ध आकर उसको हमला करता है और उसके बड़े लोहे के दरवाजे को तोड़कर अंदर घुसता है, तब कविता बनती। अकेले दुर्ग में बैठा ना कविता बना सकता है, और ना ये सिर्फ जो आक्रामक जो युद्ध कर रहा है, ये अशुद्धता अपने आप में कविता बना सकती। ये जब दोनों की मुठभेड़ होगी तभी कविता का जन्म होगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि आपने ठीक कहा, भाषाई संस्कृति यानी संस्कृति का, हम तो अब वो देश हैं जिसको ये याद ही नहीं रहा है कि हम एक बड़ी सभ्यता है। संसार में जो बड़ी सभ्यताएं हुई उनमें से कई तो गायब हो गई, पर जो बची हुई सभ्यताएं हैं और बड़ी सभ्यताएं हैं, हम उनमें से एक है। और हमारा जो उत्तराधिकार है वो इतना व्यापक है, इतना बड़ा है, और उसकी अगर कोई एक मूल तत्व खोजने की कोशिश की जाए, कम से कम एक जरूरी तत्व, तो वो उसकी बहुलता है। उसमें किसी तरह का इकहरापन शुरू से नहीं है। अरे वेद ही 4 हैं, उपनिषद 18 हैं, महाकाव्य 2 हैं, भाषाएं इतनी सारी हैं, धर्म इतने सारे हैं, भोजन इतने सारे हैं, पहरावे इतने सारे हैं, तो बहुलता के अलावा हमारा मुख्य तत्व और क्या होगा। लेकिन इस बहुलता को हर स्तर पर चरितार्थ करने का काम है कविता का। अगर कविता से इस बहुलता का भाव पैदा नहीं होता और एक इकहरापन पैदा होता है, तो उससे बात बनेगी नहीं, क्योंकि तब आप अपनी सभ्यता के उत्तराधिकार से अपने को या तो अज्ञानवश या मूर्खता और अज्ञान में क्या फर्क है, मूर्खतावश वंचित कर रहे हो। आप जो अभी बता रहे हैं उससे याद आ रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिन्होंने हिंदी की
व्यापक और पूरे काव्य वैभव को देखने के बावजूद ये कहा कि जैसे जैसे सभ्यता विकसित होती जाएगी, कवि कर्म कठिन होता चला जाएगा। हाँ, तो आचार्य शुक्ल के कहे हुए भी कोई 80-90 साल हो गए, करीब 80-90 या 100 साल पहले उन्होंने ये बात कही थी। और आपने भी जो अभी थोड़ी देर पहले जो विस्तार से बताया, उसके हिसाब से भी कविता या कविता की जगह पर कविता भास ज्यादा नजर आ रहा है। ऐसे में कवि अशोक वाजपेयी को कविता का भविष्य क्या दिख रहा है, क्योंकि अभी ज्यादातर कविता भास वाले ही हैं। मुझे ये लगता है कि देखिए, छायावाद के जमाने में भी 4-4,500 कवि रहे होंगे। अब उनमें से बचे 4, जी तो बाकी कहाँ गए? जी वो भी उस समय थे जो सुधा और माधुरी और सरस्वती इत्यादि में छपते थे और कविता के रूप कवि के रूप में जाने जाते थे। तो ये तो एक न्याय होता है साहित्य में, जो उच्छिष्ट है, अप्रासंगिक है, जो टिकाऊ नहीं है, वो फिकता जाएगा। वो तो ठीक है, जो होगा तो होगा। लेकिन कवि कर्म कठिन से कठिनतर होता जाएगा, ये बात तो स्पष्ट है। पर इसलिए कि वो कठिनतर होता जाएगा, ऐसे दीवाने लोग होंगे तो फिर भी इस कठिनता को साधें, बिना इसकी चिंता किए कि उसका फल उनको क्या मिलता है। हमारे अपने समय में ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने इसकी परवाह किए बिना कि क्या होगा। असल में हमारा समय ऐसा है इसमें ज्यादातर लोग सफल होने की बड़ी गंभीर चेष्टा में लगे रहते हैं। मतलब किसी तरह से सफल होना है, किसी तरह से सार्थक होना है, इसकी चेष्टा कम होती। कई अर्थों में आप देखें कि मुक्तिबोध जैसा कवि तो विफलता का एक प्रतिमान ही है। अपने जीवन में अपना पहला कविता संग्रह भी प्रकाशित नहीं देख पाया। जी बिल्कुल। लेकिन हम एक ऐसे सफलता आक्रांत समय में हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि कई बार विफलता भी अधिक सार्थक हो। तो ये जो विफल लोग होंगे, ये होंगे, और मैं ये उम्मीद करता हूं कि कविता उन्हीं के सहारे आगे चलेगी। सफल लोग सफल होकर समाप्त हो जाएंगे, विफल लोग विफल होकर आगे भी चलते रहेंगे। सर, आपके अपने व्यक्तित्व के निर्माण में जो कई आयाम हैं, जिसमें आपने बताया भी और हम लोग वाकिफ भी हैं कि साहित्य के अलग अलग जॉनर के अलावा संगीत है, पेंटिंग है, आपने कुछ फिल्में भी बनवाई, संस्थाओं का निर्माण, पत्रिकाओं का प्रकाशन, इन इनके अलावा या इन सारी चीजों को मिलाते हुए जो अशोक वाजपेयी हैं, उनकी शख्सियत का निर्माण किन तत्वों के समुच्चय से होता है, और जिस दृढ़ता से आप अपनी बात कह रहे हैं, उस दृढ़ता का स्रोत कहाँ पर है? वो मुझे कितना पता है पता नहीं। मैं ये कहूंगा कि मेरे लिए तो सबसे बड़ा स्रोत साहित्य ही रहा है। अब ये कहना किसी लेखक का एक तरह की, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, इट्स टोटोलॉजिकल स्टेटमेंट, दैट ए राइटर इज बोर्न and sustained by writing. This is a kind of a tautology in it, but that is true. मैंने जो कुछ भी किया और जहां भी गया, जितने जोखिम उठाए, संस्थाएं बनाई, पत्रिकाएं चलाई, आयोजन किए, मैं मुझसे बड़ा आयोजक कौन है? 2,500 से अधिक आयोजन कर चुका हूँ। कितने
पर सबसे विश्वसनीय सहचर, सबसे विश्वसनीय स्रोत, सबसे विश्वसनीय अध्यात्म, सबसे विश्वसनीय सहारा मेरे लिए साहित्य ही रहा है। और मुझे लगता है कि ये नहीं कि मैं दूसरे अनुशासनों की कोई अवज्ञा करूं या उनका अवमूल्यन करूं। मेरे लिए साहित्य है, किसी और के लिए कुछ और भी हो सकता है। और लेकिन साहित्य ने ही मुझे, और जाहिर है कि वो साहित्य का बहुत छोटा सा अंश मेरा अपना लिखा हुआ है, लेकिन ज्यादातर तो दूसरों का लिखा हुआ है। तो इसलिए ये जो दूसरे हैं वही एक तरह से मेरे आत्म को बनाते हैं। उनसे संवाद, उनसे मुठभेड़, उनसे नोकझोंक, उनसे संघर्ष, ये सब। तो आप चाहें तो ये भी कह सकते हैं कि मैं साहित्य की ही संतान हूं। साहित्य न होता तो मैं उतना मनुष्य भी न होता जितना थोड़ा बहुत शायद हूं। कि एक प्रश्न शायद ज्यादातर हिंदी साहित्य के विद्यार्थी, आलोचना के विद्यार्थी और जो विद्वान हैं वो अक्सर सोचते रहते हैं उस प्रश्न के बारे में, वो ये है कि आपका नामवर सिंह जी से क्या संबंध था और क्या मामले थे। वही नामवर सिंह जिनके बारे में सुधीश पचौरी ने लिखा है कि वो अमिताभ बच्चन है हिंदी आलोचना के। तो मैंने अमिताभ बच्चन और क्या धर्मेंद्र वाला मामला था या क्या अमिताभ बच्चन और गब्बर सिंह वाला मामला था, वो थोड़ा अगर बताते तो। नामवर सिंह से मेरी मित्रता तब हुई जब मैं बीए का छात्र था। वो सागर विश्वविद्यालय में एक वर्ष अध्यापक थे। मैं तो चूंकि हिंदी का छात्र नहीं था इसलिए मेरे अध्यापक तो नहीं थे, लेकिन वो अध्यापक होकर वहां थे। और मैं नया नया मतलब साहित्य प्रवेश कर चुका था। संवेद पत्रिका हम लोग पहला अंक निकाल चुके थे। तो इतने अनजाने भी नहीं थे। इलाहाबाद के प्रसिद्ध साहित्यकार सम्मेलन में दिसंबर 1957 में मैं सबसे कम उम्र का लेखक होकर शामिल हो चुका था। तब उनसे मेरी मित्रता हुई और उन्हीं के उकसावे पर मैंने अपना पहला आलोचनात्मक लेख लिखा। हम 4-5 मित्र थे और ये तय हुआ कि प्रतिबद्धता पर, एक उस समय प्रतिबद्धता का बड़ा कमिटमेंट, सार्थ वाला कमिटमेंट, उस पर जोर था। नामवर सिंह बड़े पढ़ाकू थे और संभवतः आप में से कुछ को मालूम हो, मैं इतना कम पढ़ाकू नहीं हूँ जितना लगता हूँ। तो इसलिए मैं भी बहुत पढ़ाकू था। पुस्तकों में मेरी बहुत, मेरा घर पुस्तकों का गोदाम है, तो नामवर सिंह का भी ये प्रिय था। तो बहरहाल उससे शुरुआत हुई। 1972 हमने पूर्वग्रह का एक विशेषांक नामवर सिंह पर निकाला। उनकी आयु उस समय 50 वर्ष की। पूरा विशेषांक हमने निकाला। उस दौरान मैंने उनके बारे में ये बात कही कि वो दृष्टि के बंदी और रुचि के यायावर, और इनके बीच द्वंद्व है, और सौभाग्य से वो अपनी रुचि के पक्ष में चले जाते हैं। नामवर सिंह की रुचि बहुत व्यापक थी। हालांकि वो कलाओं में नहीं थी, लेकिन समाज विज्ञान, दर्शन, राजनीति सब में, अर्थशास्त्र इत्यादि में बड़ी उनकी व्यापक रुचि। हुआ धीरे धीरे ये कि जब नामवर सिंह ने स्वयं अपनी दृष्टि का प्रवक्ता बनने की ठान ली, उनका एक वक्तव्य आया जिस पर मैंने घोर आपत्ति की कि मैं तो प्रगतिशील लेखक संघ की संतान हूँ। ऐसा दावा तो प्रगतिशील लेखक संघ तक ने नहीं किया था कि उन्होंने नामवर सिंह नाम के लेखक को जन्म दिया। तो जब उनकी दृष्टि की
का जो बंदीपन था वो ज्यादा जकड़ने लगा उनको, और उनकी रुचि की यायावरी थोड़ी घटने लगी, तो मेरी उनसे असहमति होना शुरू। तब तक नामवर सिंह हिंदी की केंद्रीय उपस्थिति बन गए थे। सारे अकादमिक संस्थानों पर और उनकी नियुक्तियों पर और उनकी पदोन्नतियों पर उनका वर्चस्व था। उनसे असहमत रहने वाले उनके निजी मित्र भी उनसे अपनी असहमति व्यक्त नहीं करते थे, जबकि अगर मैं कोई प्रहार उन पर करूं, अपने स्तंभ में अक्सर करता था, तो वो फोन करके मुझसे कहते कि आपने बहुत ठीक बात कही है, आप ही कह सकते। इसमें ये था कि हमने तो नहीं कही, हम भी इससे सहमत हैं, लेकिन आपने कह दी। तो मैंने उनको वही सुधीर पचौरी की पुस्तक में उनको अचूक अवसरवादी कहा। नामवर सिंह श्रोतृ वर्ग को देखकर प्रभावित होते थे, और मंच पर कौन बैठा है इसको देखकर भी प्रभावित होते। अगर मंच पर कोई सत्ताधारी बैठा है, तो एक अपवाद को छोड़कर जब उन्होंने बच्चन जी की रचनावली के प्रकाशन के समय जो किया, उसको छोड़कर बाकी अगर कोई सत्ताधारी बैठा है, तो नामवर जी आउट ऑफ द वे जिसको कहते हैं जाकर उसकी प्रशंसा में कुछ न कुछ अवश्य है। सत्ता के प्रति उनका जो आकर्षण था वो बढ़ता गया। वो स्वयं सत्ताधारी हो गए थे, तो इसलिए मुझे लगा कि जो मेरी उनसे, यद्यपि उनका आखिरी दिनों में तो हमारा संपर्क बहुत कम हो गया था, क्योंकि उनके वो किसी को भी एक वर्ष में वो 6 या 7 बार ऐतिहासिक क्षण आता था उनके वक्तव्यों के साथ से। कभी किसी उपन्यास को कहते थे ऐतिहासिक है, कभी किसी कविता संग्रह को कहते थे ऐतिहासिक है, कभी किसी पत्रिका को कहते थे ऐतिहासिक है। तो 5-6 बार 7 बार ऐतिहासिक एक वर्ष में हो जाता था। तो इस सब को तीखेपन से बताने का जोखिम मैंने उठाया। नामवर सिंह की पिछले 25 वर्षों में जो आलोचना मैंने की वो उनके किसी नहीं की। फिर जब अंत में मैंने इस पर भी एक लेख लिखा है, नामवर विफलताएं, जिसमें मैंने वो गिनाई है विफलताएं। वो नामवर सिंह जो कर सकते थे वो उन्होंने नहीं किया। नामवर सिंह ने अपनी विद्वत्ता का वक्तता में उपयोग करके, खर्च करके लिखने से बच गए। और लिखने से बचने का एक कारण ये था कि वो अवसरवादी थे, क्योंकि लिखने का मतलब था कि आपने अपने को कमिट कर दिया। तो जिसको वो ऐतिहासिक कहते थे वो लिखकर कभी ऐतिहासिक नहीं कहा। बल्कि एक बार मैंने उनसे पूछा, हम लोग दोनों ही बैठे थे आईआईसी के एनेक्स के बार में, तो नामवर जी ने मुझसे पूछा कि आप अशोक जी ये बताइए कि आप किन कवियों को मानते हैं कि वो अधिमूल्य थे, ओवर एस्टिमेटेड। तो मैंने कहा कुंवर नारायण और केदारनाथ सिंह। तो मैं आपसे सहमत। अच्छा, अब सुनिए जरा, मैंने उनसे पूछा नामवर जी हिंदी का सबसे बड़ा कवि आप किसको मानते हैं? बोले तुलसीदास। उनका कबीर नहीं? बोले नहीं, कबीर बड़े कवि हैं, लेकिन तुलसीदास में जो भाषा का विस्तार और वैभव है उन्होंने कभी ये लिखा नहीं। तो नामवर सिंह में एक, उसको ये अब उनकी मृत्यु हुई हो गए तो इसलिए कहना उचित नहीं है, मरणोत्तर पर रहा भी कैसे जाए, अब आपने पूछ ही लिया है। नामवर सिंह में गहरी अनैतिकता थी जो ऐसे प्रकट होती थी जब वो व्यक्तिगत रूप से जो कहते थे। मैंने इसीलिए बहुत शुरू में गांठ बांध ली और ये स्तंभ मेरे काम आया कि मैं जो कुछ सार्वजनिक रूप से कहूं उसको अगले ही हफ्ते या उसी हफ्ते अपने स्तंभ में दर्ज भी कर।
ताकि ऐसी अनैतिकता से बच जाऊं। ये नहीं कि मैंने गलतियां नहीं की होंगी, जरूर की होंगी। ये भी नहीं कि मैंने कोई भूलें मुझसे नहीं हुई, लेकिन ये जो एक अनैतिकता थी उससे मैं बच गया। उस अनैतिकता को मैंने अपने को बचा लिया। तो मूल कारण तो ये नहीं था। अब देखिए, मैं आपको उदाहरण देता हूँ, 2 उदाहरण देता हूँ, उससे बात साफ हो। मैंने नागार्जुन पर उनकी जन्म शताब्दी के पहले कभी नहीं लिखा। हालांकि नागार्जुन को हमारा सर्वोच्च पुरस्कार उस समय था, वो मिला, लेकिन मैंने उन पर लिखा नहीं। अभी थोड़े दिन पहले मैंने लिखा, तो उसमें क्यों अभी तक नहीं लिखा था और मेरे पूर्वग्रह उनको लेकर क्या थे, इसका मैंने बाकायदा बखान किया है। और फिर उसके बाद उनकी कविता का जो मुझे समझ में आया, जो गुण है। नामवर जी 50 वर्ष तक अज्ञेय के विरुद्ध अभियान चलाते रहे, तमाम कटूक्तियां करते रहे, लेकिन उन्होंने अज्ञेय की जन्म शताब्दी के पहले राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के लिए या किसके लिए अज्ञेय के एक संचयन का संपादन किया, और उसकी भूमिका में ये लिखा कि इस अवधि के अज्ञेय सबसे बड़े कवि। अब ये नहीं बताया कि पिछले 50 वर्षों में उनको ये बड़प्पन नजर क्यों नहीं आया, तो इसका कभी उल्लेख उन्होंने क्यों नहीं किया। ये इसको मैं अनैतिक कहता हूँ। मतलब अनैतिक इस अर्थ में कि आप अगर एक सार्वजनिक आलोचक हैं तो आप पर ये आयद है कि अगर आप आपको अपना स्टैंड बदलने की पूरी अनुमति होनी चाहिए, क्योंकि स्थितियां बदलती हैं, ये होता है, वो होता है। तो लेकिन फिर ये स्वीकार भी करना चाहिए कि पहले आपने जो कहा था उसका क्या कारण था, और अब तो इस अर्थ में तो ये अब ये इसका ये हो गया कि हमारे व्यक्तिगत रूप से हमारे संबंधों में कोई कड़वाहट नहीं आई। मतलब हंसने वाला आदमी थे, उनसे जब तरह तरह की बातें होती रहती थी, तो धीरे धीरे अब देखिए, मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहता हूँ। जेएनयू में थे, इतने बरस थे, वहां नागार्जुन के अलावा हिंदी के किसी लेखक को कभी नहीं बुलाया गया। इस दिल्ली में जैनेन्द्र कुमार, अज्ञेय, श्रीकांत वर्मा, गुभी सहाय, सर्वेश्वर दास सक्सेना, कृष्णा सोपती, कृष्ण बलदेव बैर, निर्मल वर्मा, इतने बड़े बड़े लेखक थे। इनमें से किसी को नामवर जी ने कभी जेएनयू में नहीं बुलाया। इसका मुझे कोई औचित्य समझ नहीं आता। जेएनयू के छात्र बड़े कुशाग्र निकले, ये अलग बात है। और मुझे ये भी पता है कि नामवर जी जब अज्ञेय वगैरह को पढ़ाते थे, ये सब बातें जो वो सार्वजनिक रूप से उनके बारे में कहते थे, उसका कोई उसकी छाया उस पर नहीं होती। तो उसको एक अध्यापक की तरह पढ़ाते, तो अद्भुत अध्यापक थे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन फिर ये जो एक तरह का दोगलापन सा है ना, तो इस पर मैंने थोड़ी नजर डाली। जाहिर है इसको करने के पीछे मेरा उनसे निजी कोई अनबन नहीं थी। सर, पिछले 3 दशकों में जो दुनिया की व्यवस्था बदली है, और वो मीडिया हो या लोकतांत्रिक जितनी संस्थाएं थी, वो सब केंद्रीकृत बल्कि संकुचित होती जा रही हैं। वर्ल्ड बैंक वगैरह के इशारे पर न सिर्फ संप्रभु राष्ट्र अपनी दिशा दे रहे हैं, बल्कि उनके इशारे पर एक तरह से नाचने का काम कर रहे हैं। तो इस पूरे बदलाव को जो हिंदी की दुनिया है उसके साथ तालमेल बना पा रही है, उसको देखने समझने में सक्षम हो रही है, हिंदी की चिंताधारा उसको संबोधित कर पा रही है क्या? मुझे लगता है कि हिंदी में
पहले मैं सोचता था कि सामाजिक चिंतन बहुत कम हो गया है। मतलब उस कोटि का जो राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अ, वासुदेव शरण अग्रवाल आदि लोग करते थे, वो तो खैर कम हुआ है। लेकिन इधर प्रतिमान जैसी पत्रिकाओं से ये प्रकट होता है कि बहुत सारे युवा हिंदी में अध्येता वो इसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मसलन कोरोना पर अभी एक बहुत ही अच्छा, बहुत सुशोभित और बड़ा तथ्यपरक, कैसे डब्ल्यूएचओ के पीछे क्या शक्तियां हैं, डब्ल्यूएचओ की जो नीतियां हैं उनके पीछे क्या प्रेरक तत्व हैं, ये सब। तो लेकिन तो एक एक तो ये है कि युवा अध्येता इन क्षेत्रों में ऐसा काम कर रहे हैं, लेकिन जो व्यापक हिंदी समाज है, जो अखबारों और पुस्तकों इत्यादि से बनता समाज है, उसमें इस सब की जो अवचेतना होना चाहिए वो संभवतः बहुत ही शिथिल है। हिंदी का दिमाग भले जाग रहा हो, उसका दिल बैठ रहा है। यानी एक ये विचित्र सा वो है असंतुलन कि ये समाज विज्ञान के अध्ययन, ये जो सामाजिक अध्येता हैं, इनके काम का कोई प्रभाव हिंदी, मतलब हिंदी मीडिया में तो उनके लिए जगह ही नहीं है। इस समय हिंदी मीडिया संभवतः हिंदी के इतिहास में सबसे नीच, अधम, घृणास्पद, बेखबर मीडिया हो गया है। तो सबसे ज्यादा गोदी मीडिया तो हिंदी मीडिया है, तो उसमें इसकी जगह नहीं है। और हिंदी में मेरा ख्याल है कि ये सामान्यीकरण करने में थोड़ी कठिनाई होती है, क्योंकि कई चीजें एक साथ चलती हैं और वो परस्पर विरोधी भी होती है। यानी एक तरफ सामाजिक अध्ययन इत्यादि की जो स्थिति है उससे लगता है कि हिंदी में काम हो रहा है, दूसरी तरफ जो और उसकी छवियां उभरती हैं, जो और लक्षण उभरते हैं, उनसे लगता है कि इस काम का उस काम पर कोई प्रभाव नहीं। तो हिंदी में आप अगर ध्यान दें, सिर्फ उसकी सांस्कृतिक संस्थाओं को ही लें, उनमें से अनेक सरकारी पहल पे नहीं बनी थी। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद, हिंदी संस्थान, हिंदी साहित्य सम्मेलन, नागरी प्रचारणी सभा इत्यादि, बाद में तो फिर राज्य द्वारा वो सब ध्वस्त हो गए। हिंदी में शायद बनारस हिंदू विश्वविद्यालय या अलीगढ़ विश्वविद्यालय को छोड़कर कोई विश्वविद्यालय नहीं बचा है जिसको आप उच्च कोटि का विश्वविद्यालय कह सकें। जो थे पहले, जिनकी कीर्ति थी और जिनका स्तर था, वो सब अधम कुट में पहुंच। तो हिंदी का जो मध्य वर्ग है, वो हिंदी संस्कृति के साथ भी, हिंदी विचार चिंतन के साथ भी और हिंदी परंपरा के साथ भी विश्वासघात करने वाला सबसे बड़ा समुदाय है, जो करोड़ों की संख्या में है और जिसको अपनी मातृभाषा के प्रति लगाव की, किसी तरह के लगाव की कोई जरूरत नहीं। आखिर में दो छोटे छोटे सवाल। आपने खुद बताया भी और हम सब इससे वाकिफ हैं कि इतने संस्थाओं का निर्माण, पत्रिकाओं का प्रकाशन, संपादन, इतने सारे रचनाकारों को सामने लाने का काम, करीब 2,500 के करीब आयोजन के बावजूद अशोक वाजपेयी के मन में अभी भी कुछ मलाल है जो ये करने से रह गए। अरे बहुत सारे, उनकी गिनती क्या गिनाऊं, लेकिन दो चार बताता हूं। मैं चाहता था और मुझे लगा था कि मैं लगभग सफल हो गया, लेकिन नहीं हुआ, कि एक राष्ट्रीय भाषा आयोग बने, जिसमें सारी भारतीय भाषाओं में क्या हो रहा है ज्ञानोत्पादन के क्षेत्र में,
शिक्षा के क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इसका हर वर्ष आकलन हो और इसकी रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत हो, तो सारी हिंदुस्तान को पता चले कि हमारी भाषाओं में इन सब की क्या स्थिति। वो नहीं हुआ। एक प्रधानमंत्री ने मान लिया और उनके मानव संसाधन विकास मंत्री ने, क्योंकि प्रधानमंत्री ने मान लिया था और मैं सीधे उनके पास गया था, उसको ध्वस्त कर दिया। उसके बाद फिर वो तरह तरह के प्रयत्नों के बाद भी पुनर्जीवित नहीं हुआ। दूसरा, मैं चाहता था कि एक राष्ट्रीय साहित्यकार कलाकार कल्याण कोष बने। बहुत सारे लेखक कलाकार बीमार पड़ते हैं, किसी कैंसर हो जाता है, कुछ हो जाता है, और आजकल दवाई और चिकित्सा के खर्च इतने ज्यादा हैं कि वो या उनका परिवार उठा नहीं सकता। मैं रजा फाउंडेशन से बहुत लोगों की इसमें मदद करता रहता हूँ, लेकिन वो तो सीमित मात्रा में हो सकती है, संख्या में। तो मैं चाहता था कि एक राष्ट्रीय कल्याण कोष बने जिसमें केंद्र सरकार भी राशि दे, राज्य सरकारों से, प्रकाशकों से, संगीत कंपनियों से, इत्यादि इत्यादि से मिले। वो नहीं हुआ। तीसरा था इंडियन लिटरेचर अब्रॉड, इला, जो मान लिया गया। उसमें था कि हम एक फाउंडेशन बनाएं जिसका काम दुनिया की बड़ी भाषाओं में आधुनिक भारतीय भाषाओं के साहित्य के अनुवाद और प्रकाशन में मदद करता हो। ये मान लिया गया, पहले मंत्रालय में रहा, और मैंने इस प्रस्ताव को करते हुए ये लिखा था साफ कि इसको साहित्य अकादमी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि स्वतंत्र संस्थान बनाना चाहिए, क्योंकि साहित्य अकादमी का अपना काम बहुत है और उनकी तो 26 भाषाएं हैं, तो हर भाषा में कुछ ना कुछ करने की उनकी बाध्यता होगी। इससे बचने के लिए एक अलग, वो नहीं हुआ और वो साहित्य अकादमी को ही दे दिया गया। और अब उसके बारे में कोई खबर कम से कम मुझे तो नहीं है क्या होता होगा। हमने एक पत्रिका निकाली थी अंग्रेजी में अपने विश्वविद्यालय से, उसका नाम था हिंदी। पत्रिका अंग्रेजी में थी जो हिंदी साहित्य और हिंदी के अनुवाद की थी। वो हमारे जमाने में उसके 8 अंक निकले, फिर बाद में भी थोड़े दिन चला, फिर वो बंद हो गई। तो हमारी ओर से कोई कोशिश, तो मतलब हिंदी एक तरफ आप अंतरराष्ट्रीय भाषा और उसको संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा बनाने मूर्ख स्वप्न देखते रहते हैं, जबकि आपका स्वयं राजनय का कोई हिस्सा हिंदी में नहीं होता। तो कौन देश आपसे हिंदी में राजनयिक संपर्क करने वाला है? तो लेकिन उस पर 40 करोड़ या 400 करोड़ रुपए खर्च करने को तैयार हैं, लेकिन हिंदी का जो बौद्धिक और स्तर उठाने के लिए जो करना चाहिए वो करने को तैयार है। तो ये कई है ऐसी, क्या करें, नहीं हुआ। पहचान सीरीज के समय से ही बहुत सारे लोगों को आपने पहचान कर उनको सामने रखा। अब इस उम्र में आकर भी अशोक वाजपेयी को ऐसा लगता है कि किसी प्रतिभा को या किसी ऐसी कृति को पहचानने में उनसे चूक हुई या देरी हुई। मुझे एकदम से तो याद नहीं आता, हुई होगी जरूर, लेकिन मैं इसलिए नहीं पश्चाताप करता। जो हुआ वो इतना कम नहीं है कि जो नहीं हुआ उसको अतिक्रमित कर दे। तो भूल चूक तो हुई होती होगी, लेकिन मैंने कभी, ऐसा मैं मानता हूं, दूसरे नहीं मानते होंगे, न माने, मैंने बदनीयती से कभी कुछ नहीं किया, बदला लेने की भावना से कभी कुछ नहीं किया, और अपना समर्थन जुटाने के लिए मैंने कुछ नहीं किया। मुझे अकेले होने से कोई दिक्कत नहीं। मैं अकेला पड़ जाऊं और मेरी आवाज मेरे अलावा कोई और न सुने, ये दुर्भाग्य की बात होगी, लेकिन मैं इसको स्वीकार कर, मैं इसके लिए कोई समझौता करने को तैयार नहीं हूं कि मैं अपनी आवाज बदल लूं। दूसरी तरफ ये भी है कि अभी भी मैं कोशिश करता रहता हूं
देखिए, हमने रजा फाउंडेशन की तरफ से और कृष्णा सोपती शिवनाथ निधि के सहयोग से 3-4 आयोजन किए हैं युवाओं के। इसमें हमने लगभग 200 युवा लेखकों को हिंदी पट्टी के बुलाया है और तरह तरह से उनको एक तरह का उनकी सांस्कृतिक और साहित्यिक साक्षरता भी बढ़ाने का ये एक प्रयत्न है, उनको अवसर देने का भी प्रयत्न है। देखिए, मेरा एक सौभाग्य ये रहा कि सरकार ने तय नहीं किया था मध्य प्रदेश में कि हमको संस्कृति में कुछ करना है। ये तो मैंने उसको उकसाया कि तुम्हें संस्कृति में कुछ करना चाहिए। उनका चलिए ठीक है, आप ही करिए। तो वो करने का मुझे इतना लंबा अवसर मिला, तो इतना सा उत्पात में कर पाया। उसके बाद जहां भी मैं रहा, चाहे वो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय हो, 3 पत्रिकाएं निकाली, इतनी सारी संचयिताएं निकाली, कई तरह की पुस्तकें प्रकाशित की। उसके बाद ललित कला अकादमी में था तो वहां भी बहुत सारा काम किया। अब जब वो सब खत्म हो गया तो हमारे मित्र रजा, उन्होंने कहा कि भाई अब तुम स्वतंत्र हो, अब तुम करो जो करना चाहते हो, ये रहे साधन। तो इसको आप सौभाग्य ही कहेंगे कि आपके पास ये साधन जुटते गए। इसलिए साधनों की कमी का रोना मैं कभी नहीं रोया, क्योंकि साधन तो पुरुषार्थ से मिलते हैं।